हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एज यू कैन सी दिस टॉपिक, तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो 19th सेंचुरी में, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी के प्रारंभ में यूरोप में राष्ट्रीय एकता की विचारधारा लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ में संबंधित थी। मीन्स जिस समय नेशनलिज्म, आपने देखा कि किस प्रकार से नेशनलिज्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। फ्रांस की क्रांति के बाद नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में आई, और इस वजह से कि जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी थी उसमें जो यूरोप में राष्ट्रीय एकता फैल रही थी, उसके साथ में एक नई विचारधारा जुड़ गई जिसको क्या बोला गया? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो नेशनलिज्म से जुड़ गई। ठीक है, तो here is a question, what is liberalism? तो लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबर। जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा के एक शब्द लिबर से बना है, विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। सो वी कैन से लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्रता। न्यू मिडिल क्लास के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इक्वलिटी बिफोर द लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए लिबरलिज्म का कंसेप्ट लाया गया। जो ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, ये क्यों लाया गया? ये न्यू मिडिल क्लास के द्वारा लाया गया। स्वतंत्रता और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के आगे सबको समान बनाने के लिए जो लिबरलिज्म है उसका कंसेप्ट लाया गया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऑटोक्रेसी और जो क्लर्कियल प्रिविलेजेस थे, जैसा कि आपने देखा था क्लर्जीज को बहुत छूटें मिली हुई थी, नोबेल्स को मिली हुई थी, तो ऑटोक्रेसी को ख़त्म करने, राजशाही को ख़त्म करने, और जो पावर होती थी वो एक व्यक्ति के हाथ से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए और प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया, लिबरलिज्म के कंसेप्ट को लाया गया। तो अब क्या था? ख़त्म करने और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना करने के तहत जो लिबरलिज्म की विचारधारा थी वो काफ़ी तेज़ी से फैली। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको बताया गया है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है। और ये जो एक आइडियोलॉजी आती है, जब भी कोई नई आइडियोलॉजी आती है तो उसके पीछे लोगों का कुछ उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे लोगों का एम क्या था कि जो ऑटोक्रेसी है, जो क्लर्जियल प्रिविलेजेस हैं, उनको ख़त्म करना, संविधान की स्थापना करना और पार्लियामेंट के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लाना ही इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। मतलब जो लिबरल लोग थे उनको इस तरीके की सिस्टम सेटअप करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाया। ठीक है, तो फिर आपका लास्ट लाइन है इसमें कि 19th century liberals also stress the inviolability of private property. तो here is inviolability of private property. Actually, inviolability of private property means that your property is safe and no one can violate your property and take away. इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सेफ थी। ठीक है, कोई भी उसे वायलेट नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर लोगों को खतरा महसूस होने लगा कि उनकी जो इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं राजा या जो क्लर्जी थे वो लोग उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से लोग जो है स्ट्रेस में आते थे 19th सेंचुरी में। फिर येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सैफरेज। यद्यपि जो कानून के आगे जो समानता, इक्वलिटी जो बिफोर लॉ है, इसने लोगों को यूनिवर्सल सैफरेज नहीं दिलाया। ये यूनिवर्सल सैफरेज के लिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसने बात नहीं की। यूनिवर्सल सैफरेज का मतलब है द राइट टू वोट। एवरी एडल्ट पर्सन, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या वो मैन है या वुमेन है, सबको राइट टू वोट देने को बोलते हैं यूनिवर्सल सैफरेज। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ ने
यूनिवर्सल सैफरेज को आवश्यक नहीं माना। तो जैसा कि आपको याद होगा, फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतियाँ हुई थी, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने पहला जब आपका पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हम लोगों ने 9th में फ्रांस में देखा था कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, उसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशन में बांटना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो वो आपने देखा कि फ्रांस में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें भी जो राइट टू वोट था वो सिर्फ उन लोगों को ग्रांट किया गया जो लोग प्रॉपर्टीड ओनिंग मैन थे। सिर्फ उन लोगों को ये अधिकार था कि वो वोट दे सकें जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वो पुरुष, सिर्फ पुरुष, महिलाएं नहीं। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जितने भी मैन थे जिनके पास, वो पुरुष जिनके पास संपदा नहीं होती थी, या वो महिलाएं, वो पुरुष जिनके पास संपदा नहीं होती थी, प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और ऑल वुमेन, और जितनी भी वुमेन थी उन सबको इन राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया, नहीं दिए गए। जैसे फ्रांस में एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स में पूरी जनता को बांट दिया गया। तो एक्टिव सिटीजन मतलब जो एडल्ट हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जो प्रॉपर्टी मैन हैं, उनको गवर्नमेंट राइट टू वोट भी दिया गया। वही वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, वो पुरुष प्लस सारी महिलाएं, इन लोगों को पैसिव सिटीजन में डाला गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूनिवर्सल सैफरेज को इक्वलिटी मतलब इस समय तक भी नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने देखा कि हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सैफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनॉर, जिसमें आपने देखा कि नेपोलियन कोड लाया गया नेपोलियन के द्वारा, जिसमें उसने फिर से जो है सैफरेज को लिमिटेड कर दिया। ये जो राइट टू वोट है इसको उसने और लिमिटेड कर दिया, और महिलाओं को उसने बोला कि इनका जो महिलाओं की जो स्टेटस है, जो स्थिति है, उसको उसने और कम आंका। किसने? नेपोलियन ने। और उसने कहा कि वुमेन की जो सब्जेक्ट है, जो महिलाओं से का जो संबंध है, वो घर और उनकी जो अथॉरिटी है वो फादर और हस्बैंड से होनी चाहिए। ठीक है, तो throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organize अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और इसके चलते 19वीं शताब्दी और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के लास्ट से और 20th सेंचुरी से महिलाओं के द्वारा और नॉन प्रॉपर्टीड मैन के द्वारा विरोध करना स्टार्ट किया गया, मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए, और इन लोगों ने डिमांड किया कि इन्हें भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। इन लोगों को भी राजनीतिक अधिकारों ने इन लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग स्टार्ट कर दी। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, अगर हम लोग ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा तो ये था पॉलिटिकल स्फेयर में। पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? तो आपने देखा कि राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे राइट टू वोट को लेकर लोगों ने, यूनिवर्सल सैफरेज को लेकर, बाद में महिलाओं ने, नॉन प्रॉपर्टीड मैन ने जो अपोजिशन किया, जो मूवमेंट किया, उसका मतलब है लिबरलिज्म का मतलब, अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर में देखें तो राइट टू वोट मतलब लोगों को अधिकार मिले सरकार को चुनने का, कुछ राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए जिसमें राइट टू वोट मेन है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में, आर्थिक क्षेत्र में जो लिबरलिज्म है वो कैसे सामने आया। तो अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलिज्म का मीन्स होता है कि मार्केट, बाजारों को स्वतंत्र करना। अब आप कहेंगे बाजारों को कैसे स्वतंत्र किया जाए? तो पहले क्या था, जो टैक्सेस हैं वो बहुत होते थे, मेजरमेंट जो थे, मेजरमेंट के जो इक्विपमेंट्स थे वो एक जैसे नहीं होते थे, करेंसी डिफरेंट थी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसी थी। तो जिसकी वजह से वस्तुओं के, और जो वस्तुएं होती थीं और जो सामान होता था, जो सर्विसेज होती थी, उनके आवागमन में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो लिबरलिज्म का मतलब अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब
बाज़ारों को स्वतंत्रता मिल जाए और जो राज्यों के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो रोकें लगाई जा रही हैं वस्तुओं के और सामानों के आवागमन पे, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19वीं शताब्दी के समय 19th सेंचुरी के समय ये मिडिल क्लास के द्वारा जो इमर्जिंग मिडिल क्लासेस थी, उन्होंने इस डिमांड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। Let us take an example of German speaking region in the first half of the 19th century। अब हम लोग यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग जो क्षेत्र थे, जर्मन भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज इन अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक सुधारों में बहुत सी छोटे छोटे जो नए सिद्धांत हैं उसमें उनको लागू किया, जैसे कि उसने 39 स्टेट का कन्फेडरेशन किया और ईच ऑफ दीज प्रपोजेज इट्स ओन करेंसी। और ये 39 स्टेट थे और इन सब जगह पे इनकी खुद की करेंसी थी। 39 स्टेट में 39 करेंसीज में मोर देन 30 करेंसीज चल रही थी। और वेट एंड मेजर्स के जो तरीके हैं वो तो अब मर्चेंट ट्रेवलिंग, जैसा कि अब एग्जांपल में आपको बताया जाएगा, अगर एक व्यापारी 1833 में हमबर्ग से न्यूरेनबर्ग किसी वस्तुओं और सामान को बेचने के लिए जाता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पास करने पड़ते थे और 11 बार उसे 5% कस्टम ड्यूटी चार्ज देना पड़ता था। तो जो ये ड्यूटीज़ थी, ड्यूटीज़ वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेज़र। और कभी कभी ये जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी ये वेट और मेज़र के, वस्तुओं की वेट एंड मेज़र के अकॉर्डिंग लगती थी। और एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम, जैसा कि आपने पहले देखा कि अगर 39 स्टेट हैं तो सबका अलग अलग सिस्टम है, वेट और मेजरमेंट की सबकी अलग अलग व्यवस्था है। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था, कैलकुलेशन जो होती थी वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी और व्यापारियों को दिक्कतें आती थी। द मेज़र ऑफ क्लॉथ, जैसे कि अगर कपड़े के मेज़र का एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, उदाहरण बताया गया है कि एक एले जो कपड़ा होता था वो अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग मेज़र करते थे। इले जैसे आजकल हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को नापने के लिए, वैसे ही पहले इले होता था। तो जो एले है वो अलग स्टेट में अलग अलग उसका मतलब होता। जैसे एक इले, अगर आप फ्रैंकफर्ट में कपड़ा लेते एक किले तो आपको मिलता 54.7 सेंटीमीटर। वही कपड़ा अगर आप मेंज में लेते जाके दूसरे स्टेट में तो आपको मिलता 55.1 सेंटीमीटर। वही कपड़ा अगर आप न्यूरेनबर्ग में जाके लेते एक किले कपड़ा तो आपको कितने सेंटीमीटर मिलता? 65.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएशन कितना है। एक इले जो है उसको हर एक क्षेत्र में अलग अलग मेज़र किया जा रहा है, अलग अलग सेंटीमीटर में मेज़र किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से व्यापारियों को कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो सच कंडीशंस वर विव्ड एज ऑब्स्टैकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। और इस प्रकार की जो स्थितियां थीं वो आर्थिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्रों के विकास में इनको कमर्शियल क्लासेस, न्यू जो कमर्शियल क्लास थी इसके द्वारा, उनके द्वारा इस प्रकार की स्थितियों को आर्थिक विकास के लिए बाधा माना गया। उन्होंने बोला कि ये एक ऑब्स्टैकल की तरह है, ये हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रही हैं ये जो व्यवस्थाएं हैं। हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, अब उसने कहा कि एक ऐसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, न्यू मिडिल क्लास ने डिमांड की कि एक ऐसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए जिसमें वस्तुओं और सामानों के आवागमन को लेकर कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई समस्याएं, कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। इन 1834 a custom union और जोकोबेरियन was formed at initiative of पर्सिया। और इसी प्रकार का एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेरियन। जोल्वेरियन पर्शिया का एक कस्टम यूनियन था जिसको ज्वाइन किया ज़्यादातर जर्मन स्टेट में। ये जो जेल्वोरियन कस्टम यूनियन था इसे बाद में बहुत से जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। और ये जो यूनियन था, द यूनियन अबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 130 to 2। ये जो कस्टम यूनियन बना, जोल्वेरियन नाम का कस्टम यूनियन बना, इसने सारे टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया। ज़्यादातर जो टैरिफ बैरियर जो आपने देखा था कि 11 स्टेट पार करने पड़ते थे, तो उस तरीके के टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करके और जो करेंसी थी उनकी नंबर को कम किया गया। अब 30 करेंसी से 2 करेंसी आ गई, 2 करेंसी मतलब लाई गई।
तो ये जो क्रिएशन हुआ और उसके बाद द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, और इसके बाद जो रेलवे का विकास हुआ, तो रेलवे के विकास ने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था और जो नेशनल यूनिफिकेशन था उसकी मोबिलिटी को और बढ़ा दिया। द वेव of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the टाइम। तो इस प्रकार जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ रहा था, जो आर्थिक क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद आ रहा था, उसने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्लासेस थी जस्ट लाइक बिजनेस क्लासेस, न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास इसी बिजनेस क्लास से बनी हुई थी, मतलब सर्विस सेक्टर पर प्लस बिजनेस क्लास के लोगों से मिलकर बनी हुई थी। तो इन लोगों ने अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में अपनी समस्याओं को कम करने के लिए जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया, जिसकी वजह से ये जो नेशनल सेंटीमेंट थे वो और बढ़ते गए। और अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो जो नेक्स्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन को हराया गया। यूरोप की कई देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और उसके बाद फ्रांस में फिर सत्ता चेंज हो जाएगी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था कि नेपोलियन का शासन जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब आगे वाले जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नेपोलियन के जाने के बाद पूरे यूरोप में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए, उस पर डिस्कस करेंगे।